हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो वेलकम टू द एमसीक्यू मैराथन सीरीज ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज से मैं आप लोगों की एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ एसएसटी के एंड आई एम सिमरन सहानी। और अगर आपको क्लास 9 की इंग्लिश पढ़नी है, एसएसटी पढ़नी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे मैंने क्लास 9 की फुल इंग्लिश कंप्लीट करवा दी है एंड एसएसटी सिलेबस इज देयर, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस मैं थोड़े समय में आप लोगों के क्लास 9 के एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करवाने शुरू करवा दूंगी ऑफ साइंस। ओके, सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप लोगों के लिए एसएसटी साइंस एंड इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। और आज हम करेंगे क्या, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। दीज आर द स्टैंड अलोन एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ईच एंड एवरी लाइन से लिए गए हैं चैप्टर की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट वीडियो जो एमसीक्यू मैराथन की आएगी आपके इस चैप्टर की, हर चैप्टर की 2 एमसीक्यू मैराथन बनेंगी। अभी इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दे रही हूँ। आज करेंगे हम स्टैंड अलोन क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रीजन, असर्शन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन कराने वाली हूँ, 50 या उससे प्लस करेंगे। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैसिले प्रिजन स्टॉर्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसी तरीके से आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाएंगे। योर आईज विल बी टेस्टेड हेयर कि तुम्हारी कितनी कंसंट्रेशन से आप उस समय पे एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे होगे। तो ऑप्शन ए 14 जुलाई 1790, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1780, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1789 या ऑप्शन डी 14 जुलाई 1789। तो करेक्ट आंसर इज D1 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं 4th हो जाएगा, कहीं 8 और 9 में गड़बड़ दे देंगे आपको। सो बी वेरी विजिलेंट व्हाइल मार्किंग द आंसर्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पिक्चर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो क्या ये पिक्चर है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये पिक्चर क्या शो कर रही है। व्हाट इज दिस पिक्चर रिप्रेजेंटिंग। ऑप्शन है स्टॉर्मिंग ऑफ बैसिले, मार्चिंग मॉब, एंग्री सिटीजन्स या फिर आर्म्स अटैक ऑन पैलेस। तो करेक्ट आंसर है इसका स्टॉर्मिंग ऑफ द बैसिले। तो ये आपको आता ही होगा, ये बैसिले प्रिज्म को जो स्टॉर्म करा था, ये उस समय की फोटो है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सम डैश मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिशिया। तो कितने लोगों ने डिसाइड करा कि पीपल मिलिशिया बनाते हैं जब एक र्यूमर फैल चुका था। तो 7,000, 5,000, 6,000 या 700। तो करेक्ट आंसर इज इवन 7,000 पीपल। ओके, तो बुक के एक एक लाइन में से एमसीक्यू यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करे हैं और इसी तरीके से आपको अपने स्टैंड अलोन एमसीक्यूज का प्रिपरेशन करना है फॉर योर एग्जाम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। हु स्टॉर्म द बैसिले प्रिजन। किसने स्टॉर्म करा था। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ने, अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स ने, रेवोल्यूशनरीज ने या फ्रेंच आर्मीज ने। तो करेक्ट आंसर है सी, रेवोल्यूशनरीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन द बैसिले फाइट। क्या हुआ था बैसिले की फाइट के अंदर। द कमांडर्स ऑफ द बैसिले वॉज किल्ड, द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों हुआ था, या डी नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज C1, द कमांडर्स ऑफ द बैसिले वॉज किल्ड and the prisoners were released. Now this is your homework, or you can say your little bit test, that how many prisoners were released from the Basile prison. Okay, next question. अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होती तो आपको ये ज़रूर पता होगा, और चैप्टर अच्छे से रीड करा होता तो भी पता होता क्या। तो डू टेल मी नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिले प्रिज्म वॉज स्टॉर्म बाय रेवोल्यूशनरी इन। किस समय पे उन्होंने स्टॉर्म करा था, मॉर्निंग या फिर इवनिंग में। तो करेक्ट आंसर इज मॉर्निंग। मॉर्निंग में उन्होंने जो था एकदम से जाके जो है अटैक कर दिया था बैसिले प्रिजन को। बैसिले वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डैश पावर ऑफ द किंग। किस टाइप की पावर ये किंग की शो कर रहा था। डेस्पोटिक पावर, अनजस्ट पावर, एक्सट्रीम पावर या फेयर पावर। तो करेक्ट आंसर इज ए, डेस्पोटिक पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was Basile prison attacked? क्यों अटैक करा था उस प्रिजन को। To find hoarded ammunition for the revolution, to kill the king, to remove prisoners from the prison, to take revenge. तो correct answer is to find ammunition. So you all know that chapter में हमें बताया गया है that जो जितने भी citizens थे उनको ammunition, गोली और बारूद, वो सब ढूंढने के लिए उन्होंने बैसिले प्रिजन को अटैक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when did Louis XV1 of Bourbon family came to power। कब आए थे वो पावर में। 1774, 1747, 1770 या 1790। तो करेक्ट आंसर इज ए, 1774। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर केम टू पावर इन फ्रांस इन 1774। तो अभी तुम्हें बहुत ईजी लगेगा, अभी ऊपर से मैचिंग क्वेश्चन है, बट अगर ये स्टैंड अलोन में आ गया कि कौन से रूलर पावर में आए थे इन 1774, तो ऑप्शन आर लुइस XV1 ऑफ बॉर्न फैमिली,
लुइस XV1 ऑफ बर्बॉन फैमिली, लुइस X1V ऑफ बॉर्बॉन फैमिली, या फिलिप्स XV1 ऑफ बर्बॉन फैमिली? तो करेक्ट आंसर इज B1। यहाँ पे भी आपकी आईज को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, तुम्हें बहुत फोकस होकर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। द करेक्ट वन इज लुइस XV1 ऑफ बर्बॉन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Whom did the Louis XV1 get married to? किनसे शादी हुई थी उनकी? प्रिंसेस मैरी एनोटेनेट ऑफ ऑस्ट्रिया, प्रिंसेस मैरी ऑफ ऑस्ट्रिया, एंड नेक्स्ट प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी ऑफ इंग्लैंड, या फिर प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो करेक्ट आंसर इज A1, प्रिंसेस मैरी एंटोनेटे ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Why was the treasury of France empty when Louis XV1 ascended to the throne? क्यों जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल ही यू कैन से दैट एम्प्टी टाइप थी? तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर लेड टू द ड्रेनेज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत समय से लुइस XV1 के आने से और उसके कुछ समय पहले से जो था, बहुत समय से वॉर्स चल रहे थे। कुछ अमेरिका की कॉलोनीज़ को जो फ्री करवाने के लिए भी फ्रांस हेल्प कर रहा था, तो उस समय पे भी बहुत वॉर्स हुए। इस वजह से जो था पैसा खर्च होता है वॉर के अंदर, तो ट्रेजरी ड्रेन हो रही थी। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कोर्ट एट द पैलेस ऑफ वर्सेलीज। जो पैलेस ऑफ वर्सेलीज है इतना लग्जूरियस, और उसकी जितनी भी कोर्ट है उसके खर्चे संभालने में पैसा सारा का सारा जा रहा था। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी के, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये ऑप्शन डी नन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, द टर्म ओल्ड रेजाइम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब। ओल्ड रेजाइम क्या डिस्क्राइब करता है? सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1780, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1799, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1780, या सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789? तो करेक्ट आंसर इज D1, दैट बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा हुआ उससे पहले की जितनी भी सोसाइटी थी उसको ओल्ड रेजाइम रेफर करा जाता। नेक्स्ट, Why did the French government increase the taxes? क्यों करा था टैक्स इंक्रीज? For maintaining army, for the court, for running government offices in universities, या all of the above? तो करेक्ट आंसर इज all of the above। इन सब रीजंस की वजह से जो था बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो टैक्सेस लगा दिए गए थे। नेक्स्ट, what does the subsistence crisis mean? Subsistence crisis का मतलब क्या होता है? When a country is under attack, at the time of depression, at the time when people lives are endangered, या फिर when basic means of livelihood are in danger, यानी कि जब basic means of livelihood, रोटी कपड़ा मकान भी जो है लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, they don't have enough money to wear clothes और buy new clothes, तो उस समय पे जो है क्या हो जाता है? subsistence crisis। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द अबव इमेज, दैट ये जो इमेज है ये क्या शो कर रहा है? स्टॉर्मिंग ऑफ द बैसिले, सोशल रैंकिंग, अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, या नन? तो करेक्ट आंसर यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट ये पिक्चर क्या शो कर रही है? सोशल रैंकिंग, सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, या स्टॉर्मिंग ऑफ द बैसिले? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only member of the dash paid taxes. तो आपको ये बताना है कौन से मेंबर बस टैक्स पे करते थे? थर्ड एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, क्लर्जी, एरिस्टोक्रेटिक? तो करेक्ट आंसर इज E1, जो ये थर्ड एस्टेट वाले थे बस ये ही टैक्सेस पे करते थे, क्लर्जी और नोबिलिटी बस मजे करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वॉज रिटन बाय जॉन लॉक? 2 treatises of government, 2 treaties of government, 2 government, या none? तो करेक्ट आंसर इज 2 treaties of government। ओके, नेक्स्ट, what was the Estates General? कौन थे एस्टेट जनरल? पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 estates send their representative। एक गवर्निंग बॉडी थी, एक इलेक्टोरल बॉडी थी, या एक डिसीजन मेकिंग बॉडी थी? तो करेक्ट आंसर इज A1, इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी इन विच 3 estates send their representatives, यानी कि जो तीनों एस्टेट्स हैं, बिग बिजनेसमैन, पीजेंट, स्मॉल पीजेंट, लैंड लेबर, ये तीनों अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें भेजते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्या इमीडिएट कॉज था? राइजिंग प्राइजेज ऑफ व्हीट, राइजिंग प्राइजेज ऑफ राइस, राइजिंग प्राइजेज ऑफ ब्रेड, या ब्रेड हार्वेस्ट? तो करेक्ट आंसर इज राइजिंग प्राइजेज ऑफ ब्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 वॉज? What was the primary cause of French Revolution? Increasing dissatisfaction of the third estate, rising to power of Napoleon Bonaparte, actions of Prince Metternich, या फिर execution of Louis XV1? तो correct answer is A1, increasing
dissatisfaction of third estate था reason of, you can say that, French Revolution. Next, what was the main objective of the National Assembly Constitution? जो constitution बनी थी National Assembly की, उसका main objective क्या था? To limit the power of the draft of the National Assembly's Constitution completed. वो draft complete कब हुआ था? A, the draft of the Constitution was completed in 1790 में complete हुआ था, 1799 में, 1791 में या 1691 में? तो correct answer है C1, 1791 में. तो डेट एंड इवेंट्स यू हैव टू रिमेंबर. सो आप एक अलग नोटबुक में सारी डेट एंड इवेंट्स मेंशन भी कर सकते हो, सो दैट एक एक बार उनको रिवाइज करते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली डेट्स जो है दिमाग में फिक्स हो जाएंगी. नेम द टैक्स लीव बाय द चर्च ऑन द थर्ड एस्टेट. तेल, तिन, टरीफ या फिर तिथ? तो करेक्ट आंसर इज तिथ. नेक्स्ट, नेम द डायरेक्ट टैक्स लीव्ड ऑन द थर्ड एस्टेट्स. टैक्सेस, ड्यूटीज, लीव्ड तेल. तो करेक्ट आंसर इज तेल. नेक्स्ट, अंडर द ओल्ड regime in France the burden of the taxation. किसके ऊपर पड़ता था burden of taxation in old regime? monarchy, clergy, nobles, commoners. तो correct answer is D, commoners. The society of third estate was the part of. third estate society किसका part थी? feudal system, estate system, ranking system या social hierarchy system? This is your task. Tell me down in the comment section. Next question. Who were all given the right to vote? किस किस को right to vote मिला था in France? You can say that all men above 25 years, only men above 25 years who paid taxes equal to at least 3 days of labor wage, all men and women सबको, या all men who pay full taxes? तो correct answer is B1. सिर्फ उन men को मिला था जो 25 साल से बड़े थे, above 25 years, and they used to pay taxes equal to the 3 days of labor's wage. Next, what was Marseillais? Marseillais क्या है? It is a patriotic song sung by the volunteers of Marseillais. Next, Marseillais is now the national anthem of France. Both A and B? None. तो correct answer is C1. ये मैंने गलती से लिख दिया B1. Correct answer is C1, both A and B. Marseillais जो है patriotic song था जो हमारे वॉलंटियर ऑफ मर्सिलीज भी गाते थे, साथ ही के साथ में मर्सिलीज इस समय पे फ्रांस का नेशनल एंथम भी है. तो करेक्ट आंसर है C1, बोथ A एंड B. नेक्स्ट, हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब? कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. रॉबेस्पियर, मैक्सपियर या फिर रॉबेस्पियर सर? तो करेक्ट आंसर इज A1, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. हु वॉज सैंट क्लूटोस? द कॉमन लोअर क्लास वर्किंग पीपल इन द 8th century, common upper class working people in the 18th century, the aristocratic people in the 18th century, या फिर common lower class working people in the late 18th century? तो करेक्ट आंसर इज D1. सेंट क्लूटोस कौन थे? कि common lower class working people in the late 18th century. Next, what did the Saint Clotos used to wear? क्या पहनते थे वो? long trouser, red caps to symbolize liberty, या both A and B? तो करेक्ट आंसर इज C1, both A and B. वो long trousers पहनते थे और क्या पहनते थे? रेड कैप पहनते थे, दैट सिंबलाइजेस लिबर्टी. नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू असेंबली दैट वाज फॉर्म बाय द जैकोबिन्स? क्या नाम था उसका? कन्वेंशन, कांग्रेस, वियना? जैकोबिन्स, कन्वेंशन, न्यू असेंबली, कांग्रेस, न्यू असेंबली, वियना न्यू असेंबली या कंट्री न्यू असेंबली? तो करेक्ट वन इज A1, कन्वेंशन था उसका नाम. नेक्स्ट, What was the policy of the reign of terror? क्या थी पॉलिसी reign of terror के टाइम पे? A policy of severe control, a policy of punishments in France, both A and B? None. तो correct answer is C1, that a policy of severe control और a policy of punishment in France को reign of terror बोला जाता है. Whose period is known as the reign of terror in France? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, नेपोलियन बोनापार्ट, लुइस एक्सपी1 या लुइस फिलिप? तो करेक्ट आंसर इज A1, रॉबेस्पियर. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोला जाता है. व्हाट वाज द डायरेक्टरी? डायरेक्टरी क्या था? एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 members अपॉइंटेड बाय 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, अ इलेक्शन बॉडी इलेक्टेड बाय अपर सेक्शंस, या डी बोथ A एंड B? तो करेक्ट आंसर इज D1. ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है डायरेक्टरी डिफाइन करी है. एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 members है ये, एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द 2 अपॉइंट करती है 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. नेम पॉलिटिकल क्लब फॉर्म बाय वुमेन इन फ्रांस टू फाइट फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, सीक्रेट सोशल क्लब, द रिपब्लिकन वुमेन, बोथ A and C? तो करेक्ट आंसर इज D1, बोथ A and C. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डू वुमेन फाइनली गेट राइट टू वोट इन फ्रांस? कौन से ईयर में मिला था? वुमेन फाइनली गॉट राइट टू वोट इन फ्रांस इन 1940, 1946, 1964 या फिर 1846? तो करेक्ट आंसर इज B1, 1946 में मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. द फ्रेंच पीपल सपोर्टेड नेपोलियन बोनापार्ट बिकॉज दे होप्ड ही वुड. उन्हें क्या होप्स थी नेपोलियन से? दैट ही वुड अडॉप्ट द आइडियाज ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन,
रिस्टोर लुइस एक्सवी1 टू पावर, प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर द नेशन, या एंड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ऑन फ्रांस. तो करेक्ट आंसर, दे थॉट ही विल बी ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी फॉर द नेशन. नेक्स्ट, वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज, क्या रिजल्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? फ्रांस एंजॉयड अ लेंदी पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, द चर्च वॉज रिस्टोर्ड टू इट्स फॉर्मर पावर, पॉलिटिकल पावर शिफ्टेड टू बर्गुएसेस, या फ्रांस लॉस्ट इट्स स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. तो करेक्ट आंसर इज C1, पॉलिटिकल पावर शिफ्टेड टू द बर्गुएस. नेक्स्ट, इन फ्रांस विच वॉज अ मेजर रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या मेजर रिजल्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? द किंग वॉज रिस्टोर्ड टू अनलिमिटेड पावर, द क्लर्जी डोमिनेटेड द गवर्नमेंट, द मिडिल क्लास गेन्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, या टैक्स बर्डन वॉज कैरिड बाय द लोअर क्लास. तो करेक्ट आंसर है C1, जब मिडिल क्लास को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होने लगी तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, विच थ्री, नाउ ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ट्राई टू आंसर मी दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन मैं आपसे अभी क्वेश्चन कर रही हूँ, मतलब पूछ रही हूँ, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दीज आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो अगर आपको आते तो आप कमेंट करके बताओ, नहीं आते अगर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप आंसर चेक कर सकते हो. फर्स्ट इज 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू, कितने में डिवाइडेड थी वो? कास्ट में, एस्टेट्स में, 5 एस्टेट्स में, या 3 एस्टेट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1804 डैश क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, किसने करा था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुइस एक्सवी1, लुइस फिलिप, या रॉबेस्पियर. तो करेक्ट आंसर इज नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को जो है एम्परर ऑफ फ्रांस की तरह क्राउन कर लिया था. नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज फाइनली डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू इन, तो बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार किया था. बैटल ऑफ वाटरलू कब हुई थी? 1851 में, 1872 में, 1951 में, या 1815. तो करेक्ट आंसर इज D1, 1815 में हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू. नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस. कौन कौन थे? टिप्पू सुल्तान, राम मोहन रॉय, बोथ ए एंड बी, या नेपोलियन बोनापार्ट. तो करेक्ट आंसर है C1, टिप्पू सुल्तान और राम मोहन रॉय जो थे उनको बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे वो आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस? ओके, ब्लू ग्रीन येलो, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू वाइट रेड, या फिर येलो रेड वाइट. तो कमेंट करो ऐसे. नेक्स्ट, France on 21 September 1792 was declared a socialistic state, democracy, communist state, या फिर रिपब्लिक. तो करेक्ट आंसर टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अगर नहीं आते होंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन में से चेक करना. ओके, द वर्ड लीव्रेज स्टैंड फॉर, लीव्रेज मतलब क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, अ टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, या नन ऑफ दीज. तो कमेंट करके बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये पिक्चर में कौन है? ओके, तो ये पिक्चर आपको बतानी है. नेपोलियन क्रॉसिंग द वाटरलू, पेंटिंग बाय डेविड है ये, या फिर नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स है ये और पेंटिंग बनाई गई है बाय डेविड, या फिर नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स और पेंटिंग है ये डैनी की, या फिर नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स और पेंटिंग है ये डैनियल की. ओके, तो करेक्ट आंसर बताओ मुझे. अगर आपने बुक में ये पेंटिंग देखी होगी तो आपको ये याद रखना है दैट इस समय पे जो है आपकी एक एक बुक की पिक्चर्स, पेंटिंग वो किसने बनाई है, कैसे बनी थी, कब बनी थी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. तो करेक्ट आंसर इज B1 हेयर, दैट ये पेंटिंग है नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स एंड इट इज पेंटेड बाय डेविड. ओके, तो विद दिस हमने कितने क्वेश्चंस कर लिया गाइज? वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस एंड दीज आर ऑल स्टैंड अलोन क्वेश्चंस. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आज ये पूरे के पूरे MCQ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कुछ आंसर नहीं भी आते थे, डोंट वरी, आज आप उन्हें लर्न कर लोगे. एंड अभी दिस इज ओनली द फर्स्ट MCQ 50 MCQ वीडियो ऑफ आवर चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. अभी और भी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको रीजन, एजर्शन एंड केस बेस कराऊंगी. इस वीडियो से आपको समझ में आया है दैट स्टैंड अलोन MCQs कैसे आने वाले हैं विद सो मेनी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस एंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ आवर हिस्ट्री चैप्टर. इवन एनी चैप्टर ऑफ SST इज इंपॉर्टेंट, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है. ओके, तो लेट्स एंड दिस वीडियो. तो इसी तरीके से आपको सारे ही चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी, साथ ही के साथ MCQ क्वेश्चन की वीडियोस. क्लास 9th SST प्लेलिस्ट आई बी क्रिएटिंग, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी. तो नाउ आई क्वेश्चन चाहिए, यू वांट टू टेक प्रिंट आउट्स, तो उसके लिए मेरी Instagram ID का लिंक गिवन है. वहाँ पे मैं क्लास 9 के SST इंग्लिश साइंस के नोट्स डालती हूँ और MCQ क्वेश्चंस डालती हूँ. आप पिक्चर्स डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट्स लेके उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो. इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट माय Instagram ID. एंड विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. आई एम गोइंग नाउ एंड